जय हिंद बच्चों, मैं सुरेंद्र सिंह, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द फोर्स डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, इससे पहले जो आपने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था हमने ह्यूमन आइज़, लेकिन जो आज का आपका बायोलॉजी का जो टॉपिक होगा वो होगा आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा होगा? रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जानना ज़रूरी होता है, जो हम लोग हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन का काम क्या होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसको हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं? तो आप बताओगे, इसको बोला जाता है श्वसन तंत्र। क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। ठीक है। अब यहाँ से कुछ चीज़ें जो हमने बोला है पहले कि हमेशा कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले जो चीज़ें होती हैं उनको क्लियर कर लेना चाहिए। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना क्या कहलाता है? तो आप बोलोगे कि श्वसन कहलाता है, लेकिन ऐसा चीज़ नहीं है। केवल ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ये आपका श्वसन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि श्वसन तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हमारे अंदर 3 साइकिल्स और 4 प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाएं। 3 आपकी जो साइकिल्स होती है वो कौन कौन सी होती हैं? तो आप बताओगे, सबसे पहले आपका होता है ग्लाइकोलाइसिस चक्र, जिसको बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। दूसरा होता है क्रेब्स चक्र, जिसको हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है क्रेब्स साइकिल। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग क्या? तो आप बोलोगे इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। ये 3 आपकी क्या होती है? साइकिल होती हैं, जो आपके रेस्पिरेशन सिस्टम में जो होता है इंक्लूड की जाती हैं। साथ ही साथ इसके जो और 4 जो प्रोसेस होती हैं, जिन 4 प्रोसेस में आपका श्वसन तंत्र कंप्लीट होता है वो कौन सा होता है? तो आप बताओगे, सबसे पहला होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसको बोला जाता है बाह्य श्वसन। दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस का मतलब क्या होता है? तो आप बताओगे, ऑक्सीजन का आना और CO2 का एक्सपेल्ड आउट होना, यानी कि बाहर जाना। तीसरी जो प्रोसेस होती है जिसको बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन को हिंदी में बोला जाता है आंतरिक श्वसन। और नंबर 4th जो प्रोसेस होती है वो आपकी होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे कोशिकीय श्वसन। जब ये सातों चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाती है तब जाकर हम क्या बोलते हैं कि हमारा श्वसन क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। ठीक है। अब इससे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि जो श्वसन तंत्र होता है, इस श्वसन तंत्र में इस श्वसन का काम क्या होता है? इस श्वसन का मतलब क्या होता है? श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन। श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन। ठीक है। श्वसन यानी कि रिस्पायरेशन। तो आप बताओगे कि रिस्पायरेशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को टेक इन किया जाता है, यानी लिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल्ड आउट किया जाता है, यानी कि बाहर निकाला जाता है। क्यों? ताकि ऑक्सीजन हमारे बॉडी में अंदर जाके ग्लूकोज के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करा सके। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया को कंप्लीट कर सके। ऑक्सीकरण की क्रिया से क्या होगा? तो आप बताओगे, ऑक्सीकरण की क्रिया से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी। यानी जब तक हमारे बॉडी में ऑक्सीजन इंटर नहीं करेगा तब तक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होगी, यानी ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगी, और जब तक ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगी आपको एनर्जी नहीं मिलने वाली। यानी हम कुल मिला के बोल सकते हैं कि श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? ऑक्सीजन को लिया जाता है। ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। क्यों? ताकि हमारे न्यूट्रिएंट का ऑक्सीडेशन हो सके। क्या हो सके? न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्वों का क्या हो सके? ऑक्सीकरण हो सके। पोषक तत्वों का क्या हो सके? तो आपको बताना है ऑक्सीकरण। पोषक तत्वों के ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होने के बाद आपको क्या प्राप्त होता है? तो आप बताओगे, ऑक्सीकरण के पश्चात हमको प्राप्त होती है एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या होता है? तो आप बताओगे कि ऊर्जा होती है। मतलब हमको ऊर्जा लेने के लिए अपने न्यूट्रिएंट का ऑक्सीकरण कराना जरूरी होता है। और जैसे ही आपके बॉडी में ऊर्जा यानी कि एनर्जी मिलती है तब आपकी बॉडी का ग्रोथ यानी वृद्धि, डेवलपमेंट यानी कि विकास, और तीसरा बॉडी मेंटेनेंस यानी कि बॉडी का रख रखाव, ये 3 चीज़ों के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? तो आप बताओगे कि हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। यानी आपसे कोई श्वसन की डेफिनेशन पूछ ले तो आपको बोलना है, श्वसन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है, जिससे हमारे न्यूट्रिएंट का ऑक्सीडेशन हो सके, और ऑक्सीडेशन के पश्चात आपको क्या प्राप्त हो सके? तो आप बताओगे हमको प्राप्त हो सके एनर्जी। और जैसे ही आपके बॉडी में एनर्जी मिलेगी तो हमारे बॉडी की ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस में क्या होता है? सहायक होता है।
ठीक है। इस पूरे की पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, तो आप बोलोगे इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को बोला जाता है श्वसन। लेकिन कई बार हम लोगों ने कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजी के बारे में सुना है कि सर इंस्पायरेशन क्या होता है यानी निश्वसन क्या होता है, एक्सपायरेशन क्या होता है यानी निःश्वसन क्या होता है, और ब्रीथिंग यानी श्वासोच्छ्वास क्या होता है। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें अपन यहाँ इस पूरे के पूरे टॉपिक में बिल्कुल क्लियर करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल इजीली बाय डायग्रामेटिकली अपन इस पूरे के पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे और जितने भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एक एक करके अपन क्या करेंगे, उनको पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट, यदि कोई आपसे पूछे क्या करे, पूछे कि सर केवल ऑक्सीजन को लेना क्या कहलाता है, केवल ऑक्सीजन को लेना क्या कहलाता है, तो आप बोलना इसको बोला जाता है इंस्पायरेशन। क्या बोला जाता है, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसको बोला जाता है निःश्वसन। क्या बोला जाता है, निःश्वसन। क्लियर है, ये हो गया फर्स्ट। अगर फिर आपसे कोई बोल दे कि केवल कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना क्या कहलाता है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एक्सपेल्ड आउट करना यानी कि शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है, तो इसको कहते हैं हम एक्सपायरेशन। क्या बोला जाता है, एक्सपायरेशन, है ना, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन का मतलब होता है हिंदी में निःश्वसन। ठीक है, क्या होता है, निःश्वसन। क्लियर है दो चीज़ें, यानी केवल अगर आप ऑक्सीजन को ले रहे हो, इनटेक कर रहे हो, तो हम लोग उसको हिंदी में बोलते हैं निःश्वसन, और केवल कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक्सपेल्ड आउट कर रहे हो, शरीर से बाहर त्याग रहे हो, तो उसको हम क्या बोला जाता है, निःश्वसन बोला जाता है। क्लियर है। देन नेक्स्ट आ जाओ कि एक और चीज़ होती है कि ऑक्सीजन को लेना, क्या, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, दोनों को एक साथ मिलाकर क्या बोला जाता है, तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम लोग नाम दे देते हैं ब्रीथिंग। क्या नाम दे देते हैं, ब्रीथिंग, जिसको हिंदी में कहा जाता है श्वासोच्छ्वास। क्लियर है। तो अब आपको इन तीनों चीज़ों में कभी भी क्लियर नहीं होना, केवल ऑक्सीजन को लेना आपका निःश्वसन, केवल कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना निःश्वसन, और ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, तो आप बोलोगे कि ब्रीथिंग कहलाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आवाएंगे कि जो हमारा श्वसन तंत्र होता है, कौन सा, श्वसन तंत्र, यानी कि जिसके बारे में हम अब अभी पढ़ रहे हैं, इस श्वसन तंत्र में कितने ऐसे ऑर्गन हैं जो काम करते हैं, तो आप बताओ कि इनमें निम्न ऐसे ऑर्गन होते हैं जो काम करते हैं। नंबर फर्स्ट कौन सा होता है, तो आप बताओगे इसमें जो नंबर फर्स्ट होता है तो आपकी होती है नोज़। कौन होता है, नोज़। नोज़ यानी कि जिसको हिंदी में बोला जाता है नासिका। क्या बोलते हैं, नासिका। दूसरा जो ऑर्गन होता है, दूसरा जो अंग होता है, तो आप बताओ कि दूसरा हमारा अंग कौन होता है, ग्रसनी, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, फेरिक्स। क्या बोला जाता है, फेरिक्स। फेरिक्स को हिंदी में ही क्या कहा जाता है, तो आप बताओगे कि इसको कहा जाता है ग्रसनी। नंबर थर्ड जो ऑर्गन होता है जो आपके इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में काम करता है, तो आप उसका नाम देते हो ट्रैकिया। कौन नाम देते हो, ट्रैकिया। और ट्रैकिया का ही दूसरा नाम होता है बेटा, तो आप बताओगे कि विंड पाइप। क्या बोलोगे, विंड पाइप। हिंदी में क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे वायु नलिका। क्या बोलोगे, वायु नलिका। ठीक है। और नंबर जो फोर्थ ऑर्गन होता है, तो हम उसको बोलते हैं लंग्स। लंग्स यानी कि फेफड़े। लंग्स यानी कि फेफड़े, है ना। क्लियर हुआ इतनी चीज़। यानी कि रिस्पायरेटरी सिस्टम को कंप्लीट होने के लिए, श्वसन तंत्र को कंप्लीट होने के लिए कितने ऑर्गन को काम करना पड़ेगा, तो आप बताओ कि 4 ऑर्गन को। पहला हमारी नोज़, दूसरा हमारा फेरिक्स, तीसरा हमारा ट्रैकिया, और नंबर 4 हमारा लंग्स। देखो इन सारे ऑर्गन्स के अपने अपने पर्टिकुलर कोई ना कोई काम होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर इनके कोई ना कोई क्या होते हैं, काम होते हैं। आइए हम सारे के ऑर्गन्स के जो पर्टिकुलर एक एक काम होते हैं, 2-2 काम, जितने भी काम होते हैं, ये सारे काम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर है। चलो, नंबर फर्स्ट आपने लिया क्या, नोज़। नंबर फर्स्ट क्या लिया, नोज़, है ना। देखो नोज़ में जब थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू थोड़ा सा पढ़ते हैं, तो ये जो हमारा माउथ होता है, इस माउथ में अंदर की तरफ ऐसे एक बॉक्स होता है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, तो आप बोलोगे नोज़। क्या हो गए, नोज़। लेकिन नोज़ में जो हमारे 2 होल होते हैं ना सामने, ये जो 2 होल होते हैं, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल।
जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो आप बताओगे कि इसको बोला जाता है बाह्य नासिका छिद्र। क्या बोला जाता है? बाह्य नासिका छिद्र। कितने होते हैं? आप बोलोगे कि 2 होते हैं। इन्हीं 2 जो बाह्य नासिका छिद्र होते हैं, इन्हीं दोनों के बीच में एक हड्डी होती है। इस हड्डी को हम लोग नाम देते हैं बोमर। इस हड्डी को क्या नाम देते हैं? बोमर। जनरली जो इंटरनेशनल बॉक्सर होते हैं इस हड्डी को क्या करवा देते हैं? निकलवा देते हैं। फिर आगे आओ कि जो ये वाला पोर्शन होता है आपके नाक का, ये वाला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पोर्शन को क्या बोला जाता है? तो इस वाले पोर्शन को बोला जाता है नेज़ल पाथवे। क्या कहा जाता है? नेज़ल पाथवे, है ना। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको नेज़ल चेम्बर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? नेज़ल चेम्बर। आपका ये वाला जो पोर्शन है, क्लियर है। देन उसके बाद आपकी नाक में जो हेयर होते हैं, आपकी नाक में जो बाल होते हैं, छोटे छोटे हेयर, यानी कि आपकी नाक में जो पाए जाने वाले बाल होते हैं, इसको क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है नेज़ल हेयर। क्या बोलते हैं? नेज़ल हेयर। या साइंस की लैंग्वेज में इन्हें कहा जाता है सिलिया। साइंस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? सिलिया। नंबर 4 आपका आता है क्वेश्चन यहाँ से नाक से, कि आपके नाक में पाया जाने वाला जो वाटर होता है, वाटर यानी कि जब भी आपको सर्दी वगैरह होती है तो वो जो वाटर पानी बाहर निकलता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है नेज़ल वाटर। क्या बोलेंगे? नेज़ल वाटर। और नेज़ल वाटर को साइंस की लैंग्वेज में अगर कोई पूछे कि क्या बोलते हैं, तो आपको बोलना है उसको बोला जाता है म्यूकस। क्या बोलते हैं? म्यूकस। म्यूकस यानी कि हिंदी में भी क्या बोलेंगे उसको? म्यूकस। यहाँ से कितने क्वेश्चन मिले आपको? 4। पहला, आपकी नाक में जो दोनों होल होते हैं इससे बोला जाता है बाह्य नासिका छिद्र यानी एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। इसके बीच में जो हड्डी होती है जिसे बोला जाता है बोमर, जो जनरली आपके जो बॉक्सर होते हैं इस हड्डी को क्या करवा देते हैं? निकलवा देते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन बन रहा है आपका कि आपके नाक में पाए जाने वाले जो हेयर होते हैं उनको साइंस की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे कि सिलिया कहा जाता है। देन आपकी नाक से जो बहने वाला पानी होता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है म्यूकस। यानी आपके नोज से टोटल कितने क्वेश्चन निकल रहे हैं? तो आप बोलोगे नंबर ऑफ 4 क्वेश्चन। क्लियर है। देन आ जाओ दूसरे पार्ट पर। दूसरा पार्ट आपका कौन सा है? तो आप बताओगे फेरिक्स। देखो फेरिक्स जनरली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में इतना काम करता है कि हमारा, अगर कोई आपसे पूछे कि ये ग्रसनी है क्या, इसको कैसे डिफाइन करोगे, तो आप बताओगे कि हमारे मुंह के द्वारा, हमारे नाक के द्वारा और हमारे कानों के द्वारा जो हवा जब अंदर जाती है और जिस भी जंक्शन पॉइंट पे जाके वो मिलती है, उस जंक्शन पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? जनरली ग्रसनी नाम देते हैं, यानी कि फेरिक्स नाम देते हैं। क्लियर हुआ इतना? देन नेक्स्ट आ जाओ किसमें? ट्रैकिया में। देखो ट्रैकिया पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा ईसोफेगस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। अभी ईसोफेगस क्या है आप बताओगे? हमारे गले में ऐसे करके 2 नली हैं, ये 2 नली, एक इस साइड जाके खुलती है और एक इस साइड जाके खुलती है। इस वाली नली को यदि मैं बोलूं कि इसको बोला जाता है फूड पाइप। क्या बोला जाता है? फूड पाइप। और फूड पाइप को हिंदी में बोला जाता है भोजन की नली या भोजन नलिका। क्या बोलते हैं? भोजन नलिका। क्लियर है। लेकिन जो इस साइड वाली नली होती है इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है ट्रैकिया। क्या बोला जाता है? ट्रैकिया। या इसी को ही दूसरा नाम दिया जाता है तो जिसको बोला जाता है विंड पाइप। क्या बोलते हैं? विंड पाइप। यानी हिंदी में इसको अगर कहा जाए तो इसको बोला जाता है वायु नली। क्लियर है। मतलब हमारे गले में 2 नली हैं, एक वायु वाली नली और दूसरी भोजन वाली नली। अगर इन दोनों नली को मिलाकर एक साथ बोला जाता है तो उसको बोला जाता है ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ईसोफेगस में ये दोनों नली होती है, चाहे वो आपको फूड पाइप हो चाहे वो आपका विंड पाइप हो। ईसोफेगस का हिंदी क्या होता है? तो आप बताओगे ईसोफेगस को बोला जाता है ग्रासनाल। क्या बोलते हैं? ग्रासनाल। फिर थोड़ा सा और आगे आते हैं कि इसी के ऊपर एक एपिग्लोटस वाल्व पाया जाता है, जिसे घाटी का ढक्कन भी हम लोग हिंदी में बोलते हैं। जैसे ही आप सांस लेते हो तो इस साइड का ढक्कन खुल जाता है और जो हवा होती है हमारे इस वाली नली के द्वारा अंदर एंटर करती है और ये वाली नली जाके कहाँ पर खुलती है? लंग्स में। लंग्स यानी कि हमारे फेफड़ों में। क्लियर है। यानी जितने भी हम ऑक्सीजन या मिक्सचर ऑफ गैसेस को जब लेते हैं तो वो जाके कहाँ पहुँचती है? हमारे
फेफड़ों में। लेकिन जैसे ही खाना आता है तो इस साइड वाला ही ढक्कन खुल जाता है और भोजन इस वाली नली के द्वारा आगे चल के कहाँ पर पहुँचता है, तो आप बोलोगे कि स्टमक में। यानी हमारा जो फूड पाइप होता है आगे चल के कहाँ खुलता है, आपके स्टमक में, आमाशय में। कहाँ खुलता है, आमाशय, जिसको हम लोग जनरली भाषा में पेट या उदर कहा जाता है। और जो विंड पाइप होता है वो आगे चल के कहाँ खुलता है, तो आप बताओगे कि ये खुलता है हमारे फेफड़ों में। क्लियर है इतनी चीज़। अब देखो जो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया हम केवल ये वाली नली के बारे में पढ़ रहे हैं। किस वाली नली के बारे में, ये वाली, क्योंकि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं श्वसन तंत्र, और श्वसन तंत्र में केवल आपको गैसेस से मतलब है, तो इस वाली नली को ही हम आगे चल के अभी बनाते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। ये वाला जो ट्रैकिया होता है जनरली वो क्या होता है कि ऐसे बना होता है और इसी के ऊपर रिंग्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, रिंग्स पाई जाती हैं। क्लियर है। और इसी रिंग्स के बीच में इधर आपका होता है वॉइस बॉक्स। क्या होता है, वॉइस बॉक्स। और इसी वॉइस बॉक्स के अंदर छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। यानी ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है, अभी जस्ट बताते हैं। ये आपका हो गया ट्रैकिया। क्या हो गया, ट्रैकिया या विंड पाइप, या हिंदी में बोलेंगे तो वायु नलिका। क्या हो गई, वायु नलिका। ठीक है। ये आपका जो आगे की तरफ निकला हुआ पोर्शन होता है गले में आगे की तरफ, है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, है ना, यानी कि हिंदी में बोलेंगे ध्वनि बॉक्स। क्लियर है इतनी चीज़ें। चलो अब आ जाओ, इसी ध्वनि बॉक्स के बीच में जो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं इनको बोला जाता है वोकल कॉर्ड। क्या बोला जाता है, वोकल कॉर्ड, यानी इनको हिंदी में कहा जाता है स्वर रज्जु। क्या कहा जाता है, स्वर रज्जु कहा जाता है। क्लियर है। देखो जैसे ही हम बाहर से मिक्सचर ऑफ गैसेस को लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो केवल ऑक्सीजन नहीं लेते, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, नाइट्रोजन भी आती है। इसीलिए हम जब बोला जाता है कि जब हम सांस लेते हैं तो मिक्सचर ऑफ गैसेस को लेते हैं, यानी गैसों का मिश्रण लेते हैं। जैसे ही गैसों का मिश्रण आपकी इस वायु नलिका में इंटर करता है, ये जाके टकराता है आपके वॉइस बॉक्स के किस में, वोकल कॉर्ड से। और वोकल कॉर्ड से जब टकराता है तो बनती है हमारी आवाज़। क्या बनती है, आवाज़, यानी कि वॉइस। हमारी वॉइस बनने का काम कहाँ पर होता है, इस वॉइस बॉक्स में। क्लियर है। फिर आगे आ जाओ कि जो मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है यहाँ टकराने के बाद ये नीचे की तरफ क्या करता है, मूव करता है, नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। और नीचे की तरफ जाएगा तो वो कहाँ पहुँचेगा, ये वाली नली कहाँ खुल रही थी, आपके फेफड़ों में। कहाँ पहुँच रही थी, फेफड़ों में। अब फाइनली जो हमारा मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है इस नली के द्वारा फाइनली कहाँ पहुँचता है, तो आप बताओगे कि फेफड़ों में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है, फेफड़ों में। अब आ जाओ, ये फेफड़ों का काम क्या है। देखो कोई आपसे पूछे श्वसन तंत्र का मेन ऑर्गन कौन सा होता है, यानी श्वसन कराने के लिए मुख्य अंग अगर कोई रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो कौन सा होता है, आप बताओगे कि फेफड़े होते हैं। कौन सा होता है, फेफड़े होते हैं। तो आ जाओ थोड़ा सा हम लंग्स के बारे में भी जानकारी लेते हैं कि यानी जो फेफड़े हमारे होते हैं ये नंबर ऑफ कितने होते हैं, क्या काम करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। ठीक है। जो हमारे फेफड़े होते हैं जनरली दो फेफड़े होते हैं, एक लेफ़्ट और एक राइट, है ना। एक हो गया हमारा लेफ़्ट लंग, यानी कि जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, बायां फेफड़ा। क्या कहा जाता है, बायां फेफड़ा। ठीक है। और दूसरा होता है कौन सा, तो आप बोलोगे कि राइट लंग। कौन सा होता है, राइट लंग, यानी कि दायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा। क्लियर है। मतलब हमारे अंदर कितने फेफड़े हैं, दो फेफड़े हैं, एक हमारा लेफ्ट वाला, एक हमारा राइट वाला। जो लेफ्ट वाला फेफड़ा होता है ये थोड़ा सा लंबाई में बड़ा लेकिन वजन में कैसा होता है, हल्का होता है। ये जो लेफ्ट वाला फेफड़ा होता है ये लेंथ में तो कैसा होता है, यानी कि इसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, ये कैसी होती है, अधिक होती है। किसकी अपेक्षा, राइट फेफड़े की अपेक्षा। और इसकी जो लंबाई होती है, राइट की लंबाई होती है, ये लेफ़्ट की अपेक्षा कैसी होती है, थोड़ी छोटी होती है। ठीक है। लेकिन इधर आ जाओ, इसकी लंबाई भली बड़ी होती है लेकिन इसका जो वेट होता है, जो वेट यानी कि जो वजन होता है, ये कैसा होता है, अब बताओगे कि कम होता है। वजन कैसा होता है, कम। लेकिन इसकी लंबाई छोटे होने के बावजूद भी इसका जो वजन होता है
ये कैसा होता है? तो आप बोलोगे कि अधिक। इसका वजन कैसा होता है? अधिक। सुनो ऐसी बात, दो फेफड़े हमारे, एक आपका लेफ्ट हो गया, एक हमारा राइट हो गया। जो लेफ्ट फेफड़ा होता है, लेफ्ट फेफड़ा लंबाई में थोड़ा बड़ा होता है, और जो राइट होता है ये लंबाई में थोड़ा छोटा होता है। अच्छा, ये लंबाई में बड़ा इसलिए होता है क्योंकि जो लेफ्ट फेफड़ा होता है, इसी लेफ्ट फेफड़े के किनारे पर हमारा दिल सटा हुआ होता है, हमारा हार्ट सटा हुआ होता है, और जब हमारा हार्ट लेफ्ट की तरफ झुका होता है तो ये लंबाई में थोड़ा सा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी जो लेफ्ट फेफड़ा होता है थोड़ा सा हल्का सा कटा हुआ हमको दिखाई देता है। उस कटे हुए संरचना में ही हमारा जो हार्ट होता है वो कैसा होता है? स्थित होता है। उस कटी हुई संरचना को आप क्या बोलेंगे? उस कटी हुई संरचना को बोला जाता है कार्डियल नोच। और हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो हृदय होता है, उसी कार्डियल नोच में क्या होता है? स्थित होता है। इसलिए हमारा जो लेफ्ट फेफड़ा होता है लंबाई में थोड़ा सा बड़ा होता है। और राइट हमारा छोटा क्यों होता है? तो आप बताओगे कि इस साइड यानी राइट साइड हमारी होती है लीवर ग्लैंड्स, और लीवर जो ग्रंथि होती है यानी कि यकृत, यकृत जो ग्रंथि होती है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और जब सबसे बड़ी ग्रंथि है तो उसको जगह भी ज़्यादा चाहिए होगी। जब जगह ज़्यादा आपकी वो ग्रंथि घेर लेती है तो फेफड़ों को जगह थोड़ा सा कम मिल पाती है। इसीलिए जो लेफ्ट फेफड़ा होता है ये थोड़ा सा कटा हुआ हमको दिखाई देता है। कैसा? कटा हुआ। और इसी कटे हुए में क्या होता है? हमारा हार्ट होता है। यानी अगर कोई आपसे बोल दे कि ये लंबा क्यों होता है आपका लेफ्ट फेफड़ा, तो आप बोलना वो थोड़ा सा कटा हुआ हमें दिखाई देता है, जहाँ पर कौन होता है? हार्ट होता है। और इस कटे हुए भाग को जहाँ पर हमारा हार्ट होता है इसको बोला जाता है कार्डियल नोच। कार्डियल नोच। क्लियर है? आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। इसमें क्या होता है? तो आप बोलोगे कि ये वाला छोटा हमारा होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीवर ग्लैंड्स। कौन सी ग्रंथि? लीवर ग्लैंड्स। लीवर को क्या बोला जाता है हिंदी में? तो आप बताओगे यकृत ग्रंथि के उपस्थिति के कारण, यकृत ग्रंथि की उपस्थिति के कारण ये थोड़ा सा कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है। क्लियर है इतनी सारी चीज़ें? फिर आपसे एक बार और डिस्कस कर लूँ। थोड़ा सा जो लेफ्ट फेफड़ा है थोड़ा सा लंबाई में बड़ा लेकिन वजन में कम होता है, और जो राइट वाला होता है ये लंबाई में थोड़ा छोटा लेकिन वजन में अधिक होता है। ये छोटा क्यों होता है? लीवर ग्लैंड्स के कारण। ये वाला आपका बड़ा क्यों होता है? तो आप बताओगे कार्डियल नोच के कारण, जहाँ पर हमारा क्या होता है? तो आप बताओगे कि हमारा हार्ट होता है। क्लियर हुआ इतनी चीज़? ये सारी की सारी चीज़ें आपकी क्या थी? तो आप बताओगे ये संबंधित किससे थी? फेफड़ों से। किससे संबंधित थी? फेफड़ों से। अब यहाँ से अपन क्या कर देते हैं? इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं कि हमारे ये तो हो गए फेफड़ों के कार्य, हमारे फेफड़े कैसे होते हैं, कैसे कार्य कर रहे हैं। ये तो आपके फेफड़ों के बारे में, इनकी पोजीशन थी। लेकिन अगर आपको रेस्पिरेशन यानी श्वसन तंत्र के प्रकार पूछ ले, या श्वसन के प्रकार पूछे, किसके प्रकार पूछे? श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन के। किसके? रेस्पिरेशन के। ठीक है, तो रेस्पिरेशन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो। एक को बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है? एरोबिक रेस्पिरेशन यानी हिंदी में बोलेंगे वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन। और जो दूसरा होता है उससे बोला जाता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन। ठीक है, इसको बोला जाता है अवायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन यानी श्वसन कितने प्रकार का होता है? आपको बताना है। श्वसन हमारा होता है दो प्रकार का, एक वायवीय श्वसन और दूसरा अवायवीय श्वसन। इंग्लिश में बोला जाता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। देखो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये सारी की सारी प्रोसेस आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। यानी जो वायवीय श्वसन होता है इसमें ऑक्सीजन कैसा रहता है? प्रेजेंट रहता है। और जो अवायवीय होता है इसमें ऑक्सीजन कैसा रहता है? एब्सेंट रहता है। यानी कि अवायवीय श्वसन की जो प्रक्रिया कंप्लीट होती उसमें ऑक्सीजन कैसा रहता है? अनुपस्थित रहता है। लेकिन जो वायवीय श्वसन की क्रिया कंप्लीट होती है वो किसकी उपस्थिति में होती है? अब बताओ कि ऑक्सीजन की। इधर आओ। जब इसमें ऑक्सीजन होता है तो इसकी जो केमिकल रिएक्शन होती है ये C6H12O6 इस ग्लूकोज के साथ जब आपका ऑक्सीजन जुड़ता है तो आगे चल के ये किसमें ब्रेक डाउन होता है? तो आप बोलोगे 6CO2 प्लस
6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी ऊर्जा में। ठीक है, ये इसकी क्या हो गई केमिकल रिएक्शन, किसकी, जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है, यानी वायवीय श्वसन की। अब आ जाओ केमिकल रिएक्शन किसकी, तो अब आ जाते हैं अवायवीय श्वसन की। अवायवीय श्वसन में क्या होता है, यही ग्लूकोज C6H12 और O6 ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है, यानी ऑक्सीजन यहाँ कैसा था, एब्सेंट। किस में टूटता है, तो अब बोलोगे कि यहाँ पर बनेगा इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल भी हो सकता है, मिथाइल एल्कोहल भी हो सकता है, या फिर लैक्टिक एसिड भी हो सकता है, लैक्टिक एसिड भी यानी लैक्टिक अम्ल भी हो सकता है। साथ ही साथ क्या बनता है, आप बोलोगे 2CO2 प्लस 2H2O प्लस 50 किलो कैलोरी एनर्जी। कितनी बनेगी, 50 किलो कैलोरी एनर्जी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसकी केमिकल रिएक्शन और इसकी केमिकल रिएक्शन को यदि हम कंपैरिजन करें, दोनों को अगर क्या करें, विश्लेषण करें, तो आप को इसमें क्या समझ में आ रहा है कि इसमें ऊर्जा कितनी बन रही है, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा बन रही है। किसमें, एरोबिक रेस्पिरेशन, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। लेकिन इधर देखो, वहीं ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है तो या तो ये इथाइल अल्कोहल में टूटेगा, या मिथाइल अल्कोहल में, या लैक्टिक एसिड में। अब जरूरी नहीं है कि इन तीनों में टूटे, हो सकता हो इससे जो बनने वाला कंपाउंड हो वो किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता हो, यानी जो भी बैक्टीरिया यहाँ पर प्रोसेस करेगा, यानी जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोसेस करेगा उसी के अनुसार ये प्रोडक्ट बनेगा। फिर क्या बनता है, अब बोलोगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ ही साथ ऊर्जा कितनी बन रही है, 50 किलो कैलोरी। अब मुझे दोनों में कंपैरिजन करके बताओ कि हाई अमाउंट में एनर्जी हमें यहाँ से ऑब्टेन की जा रही है कि इधर से, कहाँ से, तो आप बताओगे कि वायवीय श्वसन से। यानी जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी वायवीय श्वसन होता है, इसमें हमें हाई अमाउंट में क्या मिलती है, एनर्जी। यानी क्या मिलती है, हाई अमाउंट में एनर्जी, एनर्जी यानी कि उच्च मात्रा में ऊर्जा मिलती है। ठीक है, और इधर क्या होता है, तो आप बोलोगे इधर हमें कैसे मिलती है, तो आप बोलोगे कि लो अमाउंट में एनर्जी। कैसे मिलती है, लो अमाउंट में एनर्जी। क्लियर है, ये तीन डिफरेंस आपके किसके हो गए, वायवीय और अवायवीय श्वसन के। नंबर 4 जो डिफरेंस आता है, नंबर 4 डिफरेंस में क्या आएगा, तो आप बताओगे कि अगर इनकी एग्जाम्पल पूछ ले कि इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो आपको जो वायवीय श्वसन का एग्जाम्पल है वो लिखना है ह्यूमन रिस्पायरेशन, यानी हमारे अंदर जो रिस्पायरेशन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, तो आप बोलना वायवीय श्वसन। लेकिन अगर इधर पूछ ले, अवायवीय श्वसन का एग्जाम्पल पूछ ले, तो आपको लिखना है फर्मेंटेशन। क्या लिखना है, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का हिंदी क्या होता है, आप बोलोगे किण्वन। क्या होता है, किण्वन। या जनरली इसको बोला जाता है, किण्वन को जनरली क्या बोला जाता है, तो आप बोलोगे कि जनरली किण्वन को बोला जाता है सड़न। क्या बोला जाता है, सड़न। क्लियर है, इसको क्या बोला जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन का उदाहरण पूछे, यानी वायवीय श्वसन का एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछता है वायवीय श्वसन का, तो आपको बोलना है ह्यूमन रिस्पायरेशन। यानी हमारे अंदर जो रिस्पायरेशन होता है, श्वसन होता है, आदमी के अंदर जो श्वसन होता है वो कौन सा होता है, वायवीय श्वसन। कौन सा होता है, वायवीय श्वसन। लेकिन अगर अवायवीय श्वसन का एग्जाम्पल पूछ ले, किसका, अवायवीय श्वसन का, तो आपको बोलना है कि इसको बोला जाता है फर्मेंटेशन। क्या बोला जाता है, फर्मेंटेशन। क्लियर है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, किण्वन, या फिर एक और जनरली लैंग्वेज में बोल देते हैं इसको सड़न। ठीक है, देखो जब भी कोई चीज़ सड़ती है, जब भी कोई चीज़ क्या होती है, सड़ती है, तो वो ऑक्सीजन उसमें कैसा रहता है, अनुपस्थित होता है। हमारे घरों में कई चीज़ ऐसी होती हैं जिनको घर वाले बोलते हैं कि इसको हवा में रख दो या धूप में रख दो ताकि वो ख़राब ना हो। क्यों, क्योंकि अगर वहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी तो वहाँ कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, फर्मेंटेशन, यानी कि वो चीज़ कैसे हो जाएगी, सड़ जाएगी। और जब भी कोई चीज़ सड़ती है तो हमेशा क्या बनाती है, लैक्टिक एसिड। जरूरी नहीं है कि लैक्टिक एसिड ही बने, लैक्टिक एसिड केवल लैक्टोजन बैक्टीरिया ही बनाता है, लेकिन वहाँ पर जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कैसा होगा, एसिड होगा। और एसिड हमेशा कैसा होता है, खट्टा होता है।
कैसा होता है? खट्टा। अब आप खुद बताओ कि कोई भी चीज़ जब सड़ती है तो हमें उसका स्वाद कैसा नज़र आता है? खट्टा नज़र आता है। इसीलिए हमारे घर में जितने भी प्रोडक्ट होते हैं या कहीं से कोई भी चीज़ आई है, अगर वो पॉलीथीन में पैक रखी हुई है तो हमारे घर वाले बोलते हैं कि उस पॉलीथीन को खोल के और रख दो। क्यों? ताकि उसमें क्या चली जाए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जाएगी तो वो चीज़ सड़ेगी नहीं। लेकिन जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं जाती है वहाँ पर वो चीज़ कैसी हो जाती है? सड़ जाती है। और इसी सड़न को ही हम बोल देते हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस। क्लियर हुआ? फिर आगे आओ कि सर ये वाली होती क्यों है? ये दिक्कत है हमारे साथ कि जो अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया एनएरोबिक रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती क्यों है? तो आप बताओगे कि जहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया की क्या हो जाए? कमी हो जाए। और माइटोकॉन्ड्रिया की कमी होती जाती है तब वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस कैसी हो जाती है? बढ़ती जाती है। क्योंकि इधर पर जो अभी मैंने केमिकल रिएक्शन लिखी थी, जो ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ रहा था, ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और वहाँ पर बन रही थी ऊर्जा। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। लेकिन इधर बताओ, इधर तो ऑक्सीजन नहीं पहुंची ना, मतलब ये वाली प्रोसेस कहाँ होती है? फर्मेंटेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहाँ होती है? तो आप बताओगे जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया की कमी होती जाती है वहाँ फर्मेंटेशन की प्रोसेस बढ़ती जाती है। ये जनरली हमारे क्या थे? डिवीज़न थे। किसके डिवीज़न थे? अब बोलोगे श्वसन के। लेकिन कुछ चीज़ें हमें ऐसी हैं जो बिना डायग्रामेटिकली समझ में नहीं आने वाली। तो आ जाओ अब फिर हम लेफ़्ट और राइट दोनों प्रकार के फेफड़ों को क्या करेंगे? यहाँ पर बनाएंगे और एक एक चीज़ से डिस्क्राइब करेंगे कि यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे हमको क्वेश्चन को हैंडल करना है, यानी कि सॉल्व करना है। क्लियर है? चलो अपन यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर ये आपका सर हो गया, ये नाक, ये माउथ, ठीक है, जिसका भी हो भगवान जाने। ठीक है, ये क्या हो गया? आप बोलोगे ये किसी का फेस हो गया। इधर से अंदर की तरफ एक बॉक्स होता है ना, ये धीरे से नीचे जाके ये वाली हम केवल ट्रैकिया लाइन को बना रहे हैं। किसको बना रहे हैं? ट्रैकिया को। ट्रैकिया को बना रहे हैं तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये ट्रैकिया आगे चल के कितने भागों में खुलती है? 2 भागों में, यानी ये आगे चल के दोनों लंग्स में डिवाइड हो जाती है। ये हमारा हो जाता है लेफ़्ट वाला। देखो ऐसे आप देखते हैं ना, तो ये वाला लेफ़्ट, ये वाला राइट। तो हमेशा जो लेफ़्ट होता है, ये लेफ़्ट वाला फेफड़ा अभी मैंने बताया कि थोड़ा सा बड़ा होता है और बड़े होने के साथ साथ वो इधर थोड़ा सा कटा हुआ होता है। ये कटा हुआ होता है। ये कौन सा हो गया? तो ये बोलोगे आप राइट हो गया। और राइट वाला थोड़ा सा कैसा था? अब बोलोगे छोटा, लेकिन ये कटा हुआ नहीं था। अब बताओ, इसमें लेफ़्ट वाला थोड़ा सा बड़ा है, राइट वाला थोड़ा सा छोटा है। इस कटे हुए भाग में इधर कौन होता है? तो अब बोलोगे कि इधर इस कटे हुए भाग में होता है हमारा हार्ट। इधर क्या होता है? हमारा हार्ट, जो किस साइड झुका होता है? जो झुका होता है हमारे किस साइड? लेफ्ट के साइड। इसको बोलते हैं HEART, यानी कि हमारा हार्ट, हमारा हृदय। क्लियर है? हमारा हृदय। अब आ जाओ कि जो हमारा ये फेफड़ा होता है या ये वाला फेफड़ा होता है, इसके ऊपर एक लेयर होती है। ये मैंने वो लेयर बना दी। इसके ऊपर कौन सी होती है? लेयर होती है। क्लियर? इसके ऊपर एक और लेयर होती है। इसके ऊपर एक और लेयर होती है। ये हमारी दूसरी लेयर होगी। क्लियर है? फिर आओ कि ये वाली जो लेयर है बीच में ऐसे ऐसे थोड़ा सा अपन पोर्शन को क्या लाती है? T8। और T8 क्या है? यानी थोरेसिक रीजन का 8 वाला पोर्शन। जब आप स्पाइनल कॉर्ड पढ़ोगे ना तब पता चलेगा ये T8 क्या होता है। क्लियर है? आगे आओ। अब इनको क्या कर लेते हैं? हम पूरे को नॉमिनेट कर लेते हैं। इनको सबको क्या दे देते हैं? नाम दे देते हैं। देखो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको बोला जाता है रिब्स, यानी कि पसली। क्या बोला जाता है? पसली। ठीक है। ये वाला क्या होता है? तो आप बोलोगे मसल्स। क्या बोलोगे? मसल्स, जिसको बोला जाता है मांसपेशी। इसके अंदर जो नीचे वाली लेयर होती है इसमें क्या होता है? एक फ्लूइड भरा होता है, एक लिक्विड मटेरियल भरा होता है ना। इस लिक्विड मटेरियल को क्या कहा जाता है? तो बताओगे, इसको बोला जाता है प्लूरल फ्लूइड। क्या बोला जाता है? प्लूरल फ्लूइड, है ना। ये क्या होगी? प्लूरल फ्लूइड। और ये जो वाइट कलर की मैंने लाइन लिखी बनाई है ना, लेयर बनाई है, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल प्लूरा।
प्लूरा, ये लेयर होती है, ठीक है। फिर आ जाओ कि ये वाला जो, ये तो थी आपकी ट्रैकिया, ये क्या था आपका ट्रैकिया यानी कि विंड पाइप, है ना। इसी विंड पाइप में ये क्या थी, तो आप बोलोगे थोरैसिक बोन, थोरैसिक बोन, क्लियर है। ये जो फर्स्ट डिवीज़न होता है, इस फर्स्ट डिवीज़न को बोला जाता है प्राइमरी ब्रोंकस। क्या बोला जाता है, प्राइमरी ब्रोंकस, क्लियर है इतना, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकस क्या है, ये जो दोनों डिवीज़न गए हैं इस साइड, यानी जो दोनों साइड ऐसे निकले हुए थे, इनको बोला जाता है प्राइमरी ब्रोंकस। इसके बाद जो ये वाली होते हैं, इससे बोला जाता है सेकेंडरी ब्रोंकस। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ब्रोंकस, यानी कि द्वितीय ब्रोंकस, है ना। तीसरा आ जाओ कि ये जो तलवारें होती हैं, ये जो नुकीली संरचनाएं होती हैं, इनको बोला जाता है टर्सरी, टर्सरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस, टर्सरी ब्रोंकस यानी तृतीय ब्रोंकस, है ना। अब एक और चीज़ ध्यान रखो, इनके ऊपर ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे संरचनाएं पाई जाती हैं, इनके ऊपर क्या पाई जाती हैं, थोड़ी क्या पाई जाती हैं, संरचनाएं, क्या पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं, है ना। थोड़ा सा और अपन बड़ा ले लेते हैं, ऐसे छोटा छोटा गोले नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जो कितनी होती हैं, जोड़े में 3 होती हैं, कभी भी सिंगल नहीं होती, ये कभी भी सिंगल, ठीक है। आ जाओ इधर, और एक कहाँ टच हो, चलो हो गया, उसमें बन गया ना, इधर आ जाओ। इसमें भी कहाँ कितनी कितनी होती हैं, 3 होती है। इनमें भी इनको हम बोल देते हैं कि ये स्ट्रक्चर में कितनी होती हैं, 3 होती हैं, 1 2 3, 1 2 3, इधर भी 3, क्लियर हो गया। फिर आ गया, ये जो स्ट्रक्चर होती है ये वाली, है ना, इसको बोला जाता है ब्रोंक्यूल्स। क्या कहा जाता है, ब्रोंक्यूल्स। और जो रेड कलर की छोटी छोटी ये पॉइंट बिंदु आपने बनाई है, ये वाली, है ना, जो हमेशा ये वाली जिनको हम बोलते हैं, इनको बोला जाता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई मतलब कूपिकाएँ, क्या बोला जाता है इनको, कूपिकाएँ, ठीक है। फिर आ जाओ ऊपर की तरफ, इधर हमारा क्या होता है, वॉइस बॉक्स, जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। इसी वॉइस बॉक्स के अंदर होते हैं वोकल कॉर्ड, क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड। ये हमारा क्या होगा, माउथ, ये हमारी क्या हो गई, नाक, और इधर से हमारे कान से जो हवा आती है, तो जिस भी जंक्शन पे वो आके मिलती है, इसे बोला जाता है ग्रसनी। और ग्रसनी के जस्ट ऊपर होता है एपिग्लोटस वाल्व, जो मैं अभी कुछ समय पहले आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि इसका काम क्या है, क्लियर है। अब देखो ये पूरा का पूरा आपके जो फेफड़े होते हैं, ये काम करते कैसे हैं, इनका एक्चुअल फैक्ट क्या होता है। ये जितने भी मैंने आपको रेड कलर की जो पॉइंट बनाए हैं ना, ये सारे के सारे डूबे रहते हैं आपके ब्लड में। किस में डूबे रहते हैं, ब्लड में, यानी ब्लड में ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं, सनी हुई होती हैं। इसीलिए जब भी आप तंबाकू वगैरह लेते हैं या बीड़ी पीते हैं, तो उसका जो धुआं जाता है वो डायरेक्ट हमारे कहाँ जाता है, कूपिकाओं के पास। और कूपिकाएँ होती हैं ब्लड में, तो ब्लड का कलर कैसा हो जाता है, काला हो जाता है। अब देखो, जब आपने सांस ली थी, इधर क्या ली थी, सांस, तो सांस में आपने क्या लिया था, मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या लिया था, मिक्सचर ऑफ गैसेस। मिक्सचर ऑफ गैसेस का मतलब होता है गैसों का मिश्रण। क्या था, गैसों का मिश्रण, है ना। कौन कौन सी ली थी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। जब इन तीनों गैसों का आप मिश्रण लेते हो, इधर से आपने क्या किया, इस नाक के द्वारा तीनों गैसों का मिश्रण लिया। इन नाक से इस नोजल पाथवे से होता हुआ, इस ढक्कन जब खुलेगा तो ग्रसनी से होता हुआ आपके ट्रैकिया में, ट्रैकिया से इंटर करेगा, तो ये कहाँ पर पहुँचेगा, इस जंक्शन पॉइंट पे। इस जंक्शन पॉइंट से आपका ये इस साइड आएगा, क्या आएगा, आपके गैसों का मिश्रण। इधर अभी तीनों गैसें आ रही हैं, ठीक है। जैसे ही आपके ये सेकेंडरी ब्रोंकस में पहुँचेगा, और इस सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद इस टर्सरी में पहुँचेगा, और टर्सरी के बाद ब्रोंक्यूल्स में पहुँचेगा, और लास्ट में फाइनली में वो गैसों का मिश्रण कहाँ पहुँचा है, तब बोलोगे कूपिकाओं के पास। फाइनली हमारे जो गैसों का मिश्रण था वो कहाँ पहुँच चुका है, तो आप बोलोगे कि फाइनली जो नाइट्रोजन, CO2 और ऑक्सीजन जो गैस है वो फाइनली कहाँ पहुँच चुकी है, कूपिकाओं के पास। अब पूरा का पूरा फेफड़ों का काम करना किसको है, तो आप बताओगे कूपिकाओं को। कैसे, देखो थोड़ा सा नेक्स्ट आओ, ये आ गया दूसरा पेज।
जैसे ही आपके एल्वुलाई के पास है ना, जैसे ही आपके एल्वुलाई के पास ये तीनों गैस पहुंचती हैं, तीनों कौन कौन सी, ऑक्सीजन, CO2 और नाइट्रोजन, तो जो आपका एल्वुलाई होता है केवल ऑक्सीजन को 4% लेता है। कितना लेता है? केवल 4%। यानी कि जो हमारा ये फेफड़ा है, ये एल्वुलाई है, केवल ऑक्सीजन को ले लेगा 4%, बाकी की गैसें जिस रास्ते से आई हैं उसी रास्ते से वायुमंडल में वापस चली जाती हैं। कहने का मतलब कि इधर से आपका गैसों का मिश्रण आया था, लेकिन इधर केवल किसने, इस कूपिकाओं ने किसको लिया? केवल ऑक्सीजन को। तो CO2 और जो नाइट्रोजन थी वो वापस कहाँ लौट गई? वापस लौट गई। मतलब हमारे फेफड़ों में अब टोटल क्या है? तो अब बताओगे, हमारे फेफड़ों में केवल ऑक्सीजन बचा है। क्या बचा है? ऑक्सीजन। और मैंने बताया कि आपके एल्वुलाई किस में सनी हुई थी, तो आप बताओगे कि ब्लड में। किस में सनी हुई थी? ब्लड में। तो ये ऑक्सीजन जाके किससे जुड़ेगी? ब्लड में। और ब्लड का जो रेड कलर होता है, लाल रंग होता है, ये किसके कारण होता है? तो आप बताओगे ग्लोबिन प्रोटीन के कारण। देखो एक्चुअली में हम लोग जनरली बोलते हैं कि जो ब्लड का रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण रेड होता है। देखो एक चीज़ अभी मैं आपको क्लियर कर दूं, जो ये हीमोग्लोबिन होता है ना, इसमें 2 वर्ड जुड़े हुए हैं। कितने वर्ड जुड़े हैं? 2 वर्ड, एक हीम और एक ग्लोबिन। एक ग्लोबिन प्रोटीन का नाम है। एक ग्लोबिन किसका नाम है? प्रोटीन का। मतलब एक प्रोटीन होता है आपके जो ब्लड में होता है, जिसे बोला जाता है ग्लोबिन प्रोटीन। और ये हीम का मतलब होता है आयरन कंपाउंड। इसका मतलब क्या होता है? आयरन कंपाउंड। मतलब हम जनरली भाषा में बोल सकते हैं कि हमारे ब्लड में लौह अयस्क भी होते हैं। क्या होते हैं? लौह अयस्क। मतलब हमारे ब्लड में आयरन भी होता है और हमारे ब्लड में ग्लोबिन प्रोटीन भी होता है। और जो ब्लड का लाल रंग होता है ना, वो किसके कारण हो रहा है? तो आप बताओगे ग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है। लेकिन ये दोनों हमेशा साथ में कंबाइन रहते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं कि ब्लड का लाल रंग होता है किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, अब देखो इधर ये बात समझो कि आपके ब्लड से जाकर कौन जुड़ गया था? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि जो एल्वुलाई के पास जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचा था कूपिकाओं के पास, तो इसने केवल ऑक्सीजन को लिया था, बाकी गैसें बाहर लौटानी थी। आपकी कूपिकाएं किस में सनी हुई थी? ब्लड में। ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो डायरेक्टली जो हमारा ब्लड होता है वो किससे जुड़ जाता है? हीमोग्लोबिन से। कितना परसेंट? 4%। अब एक चीज़ बताओ कि जब भी ब्लड से आपका यानी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऐसे ब्लड को बोला जाता है प्योर ब्लड। क्या बोला जाता है? प्योर ब्लड। यानी कि इसको हम बोल देते हैं कि शुद्ध रक्त, है ना, शुद्ध रक्त। तो अब मुझे एक चीज़ क्लियर करके बताओ कि हमारे ब्लड को प्योर करने का काम कर कौन रहा है? तो अब बोलोगे फेफड़े। फेफड़ों में कौन कर रहा है? कूपिकाएं। कितनी कूपिकाएं हमारे फेफड़ों में होती हैं? तो आप बोलोगे 300 मिलियन। कितने? लगभग 300 मिलियन। यदि लाख में चेंज करें तो लगभग 3000 लाख, मतलब 3000 लाख कूपिकाएँ होती हैं। या मिलियन में बात करूं तो 300 मिलियन होती हैं। क्लियर हुआ इतनी चीज़? फिर अब आगे, अगर हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन की बात करें तो हमारे फेफड़े करते हैं, लेकिन अगर फिल्टर की बात करें कि हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ पर होता है? फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना। तो हमारे ब्लड की छनाई कहाँ पर होती है? तो आप बोलोगे किडनियों में। कहाँ पर होती है? किडनियों में। बस ये 2 शब्दों को याद रखे ना, हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन हार्ट में होता है और फेफड़ों में होता है, और फिल्ट्रेशन कहाँ होता है? तो आप बोलोगे किडनी में होता है। कहाँ होता है? किडनी में होता है। देन नेक्स्ट आओ, जैसे ही आपका ब्लड हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा था, कितना परसेंट ऑक्सीजन जुड़ा था? 4% ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन को लेकर कहाँ जाएगा? तो आ जाओ पेज नंबर 1 में। पेज नंबर 1 में ये है। इधर से जैसे ही इस एल्वुलाई में आपका क्या हो गया? हीमोग्लोबिन के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। कितना परसेंट? 4%। अब ये 4% जो प्योर ब्लड था ये वापस इन्हीं कूपिकाओं से निकल के इसी रास्ते से आएगा वापस, और यहाँ से होते हुए हमारे हार्ट के लेफ़्ट पार्ट में हमेशा प्योर ब्लड होता है, तो ये लेफ़्ट पार्ट के पहले ऑरिकल में जाएगा। ऑरिकल मतलब आलिंद में। आलिंद से जाएगा फिर निलय में यानी कि वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से निकलता हुआ एरोटा के द्वारा, एरोटा धमनी एक होती है जिसका नाम आगे चल के मैं बताऊंगा, ये निकलता हुआ हमारे कहाँ पहुँचेगा? हमारे बॉडी में। कहाँ पहुँचेगा? बॉडी यानी कि शरीर में। तो हमारे शरीर में कैसा ब्लड चला गया? तो आप बोलोगे कि प्योर ब्लड यानी कि शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त चला गया? शुद्ध रक्त। ठीक है। अब
ये जो शुद्ध रक्त हमारा पहुंच गया बॉडी में, कहाँ पहुंच गया? बॉडी में पहुंच गया, यानी कि शरीर में। अब मुझे बताओ शरीर में ये कहाँ पहुंचेगा? तो आप बताओगे ऑर्गन में। ऑर्गन मतलब अंगों में। अंग कहाँ इसको भेजेंगे? तो आप बोलोगे अंग इसको भेजेंगे सेल में, यानी कि कोशिकाओं में। मतलब आपका शुद्ध ब्लड कहाँ पहुँच गया है? कोशिकाओं में। कहाँ पहुँचा? कोशिकाओं में। कोशिकाएं कहाँ भेज देंगी उस शुद्ध ब्लड को? तो आप बोलोगे माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ भेज देंगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब एक चीज़ बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? इसी ब्लड में जो ग्लूकोज होता है C6H12, इससे कौन जुड़ जाएगा? हमारा ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, है ना। हमारा हीमोग्लोबिन भी होता है ब्लड में, हमारा ग्लूकोज भी होता है। तो जो शुद्ध ब्लड था उसमें जो ग्लूकोज था, उसी ग्लूकोज से कौन जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। अगर ऑक्सीजन इधर जुड़ रहा है तो इधर हो जाती है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, और इधर से बनता है 6CO2 6H2O देन 686 किलो कैलोरी ऊर्जा। अब आपका क्या हुआ? जो ब्लड कैसा था? शुद्ध यहाँ तक। अब ऑक्सीजन किस में चेंज हो गया आपका? कार्बन डाइऑक्साइड में। मतलब ये जो ब्लड था, ब्लड शुद्ध था, अब कैसा हो गया? अशुद्ध। कहाँ पर? सेल में। तो दो क्वेश्चन आपको इधर से मिल रहे हैं। पहला, हमारे ब्लड को प्योर करने का काम अगर कोई करता है तो फेफड़े, लेकिन अगर हमारे ब्लड को अशुद्ध करने का काम कौन करता है? कोशिकाएं। कौन करती हैं? कोशिकाएं। और जब ब्लड अशुद्ध होता है तो हमको मिलती है एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। इसीलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को, इस कोशिका का ऊर्जा गृह या पावर हाउस कहा जाता है। क्लियर है? देन नेक्स्ट आओ आगे। अब इधर ऑक्सीजन कितना परसेंट गया था? 4%। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना परसेंट चेंज हुआ? 3.96%। मतलब कहीं ना कहीं 0.04% आपका ऑक्सीजन बचा हुआ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज पूरा नहीं हुआ है। इधर देखो 4% ऑक्सीजन लिया था, जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हुई तो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुआ। इधर 4% जो लिया था, इधर पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज नहीं हुआ। कितना हुआ? 3.96%। तो जो बचा हुआ ऑक्सीजन है 0.04% हमारे बॉडी में हमेशा रहता है। कहाँ पर? ब्लड में। इसीलिए बोला जाता है कि हमारा जो रक्त होता है उसमें हमेशा क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। क्लियर हुआ? अब आ जाओ, हमारा ब्लड कैसा हो गया है? इधर अशुद्ध। कैसा हो गया? अशुद्ध। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अब किस में चेंज हो गया है? CO2 में। अब यही हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को लेके गया था, यहीं वापस किसको लाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको लाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। इधर अब जब बॉडी में वो सेल में अशुद्ध हो जाता है तो फिर से हीमोग्लोबिन वापस किसको लाता है? तो वापस हमारा हीमोग्लोबिन लाता है किसको? बताओगे, जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो वापस किसको लाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को। जिस रास्ते से ये आया था उसी रास्ते से जाएगा, लेकिन कहाँ तक? हार्ट तक। हार्ट क्या करेगा? इसको यहाँ पर 2 सिराएं पाई जाती हैं, उन सिराओं के द्वारा ये राइट पार्ट में अशुद्ध ब्लड पहुंचेगा हार्ट के, फिर नीचे आलिंद में आएगा और इधर से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ये वापस से हमारे कहाँ चला जाएगा? फेफड़ों में। अब मुझे एक चीज़ बताओ, फेफड़ों में ब्लड कैसा होता है? शुद्ध होता है। ब्लड कैसा पहुँचा? अशुद्ध, है ना। ब्लड कैसा पहुँचा? अशुद्ध। लेकिन अब यहाँ से एक दिक्कत हो जाती है। दिक्कत क्या होती है? दिक्कत होती है ये कि जब आपका हीमोग्लोबिन इधर से CO2 को लेके गया, मतलब अशुद्ध ब्लड लेके कहाँ गया? फेफड़ों में। उसी समय आप सांस भी तो ले रहे होंगे, उसी समय आप क्या कर रहे होंगे? सांस भी ले रहे होंगे। मतलब उन्हीं फेफड़ों के साथ फिर क्या आ गया होगा? ऑक्सीजन आ गया होगा। अब हीमोग्लोबिन के पास ये दिक्कत है कि वो अपने साथ CO2 को कंबाइन करे या फिर ऑक्सीजन को कंबाइन करे। तब क्या होता है? तब ऐसी कंडीशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसका जो पार्शियल प्रेशर होता है 0.03 होता है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 151 लगभग। तो दोनों में भारी कौन होता है? ऑक्सीजन। इसीलिए यहाँ पर हीमोग्लोबिन अपने साथ किसको कंबाइन कर लेता है? ऑक्सीजन को, और छोड़ किसको देता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है? फिर हमारे शरीर से बाहर। देखो ये सारी की सारी प्रोसेस आपकी कहाँ हो रही है? तो आप बोलोगे कि ये एल्विलाई में। अब एल्विलाई में फिर से हीमोग्लोबिन ने अपने साथ किसको जोड़ लिया? ऑक्सीजन को। तो छोड़ किसको दिया होगा? कार्बन डाइऑक्साइड को, जो वापस आई थी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जिस रास्ते से ऑक्सीजन आई थी उसी रास्ते से आपके शरीर की कहाँ चली जाएगी? बाहर। तो जब सांस छोड़ते हैं तो बाहर क्या जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से हमारा जो ब्लड था वो कैसा हो गया? तो
तो आप बोलोगे फिर से हमारा जो ब्लड था वो हो गया प्योर। अब हीमोग्लोबिन के साथ कौन जुड़ गया था? ऑक्सीजन। तो हमारा ब्लड फिर से क्या हो गया? प्योर। प्योर ब्लड यानी फिर आपके शरीर में जाएगा, फिर अशुद्ध होगा, फिर वापस हार्ट में या इधर आएगा हार्ट में। हार्ट किसके पास भेजेगा? फेफड़ों के पास। फेफड़े क्या करेंगे? शुद्ध करेंगे, फिर से आपके बॉडी में भेज देंगे। लेकिन यहाँ से कुछ सोचने वाली चीज़ है कि इस हीमोग्लोबिन अपने साथ किसको ले गया था? ऑक्सीजन को। ले किसको आया था? कार्बन डाइऑक्साइड को। मतलब जो हीमोग्लोबिन है ये बार बार ऑक्सीजन को ले जा रहा है और बार बार कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रहा है। तो इधर से क्वेश्चन बनता है कि हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो कैरियर का काम करता है? कैरियर यानी ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो आपको बताना है हीमोग्लोबिन में कौन सा प्रोटीन था? ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सा था? ग्लोबिन। देखो मैंने आपको जस्ट अभी कुछ समय पहले बताया था ना कि हीमोग्लोबिन में दो वर्ड हैं। इस हीम का मतलब होता है आयरन कंपाउंड और ये ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन। ग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है हमारा। तो हमारे बॉडी में जो कैरियर का काम कौन करता है या ट्रांसपोर्ट का जो काम करता है वो कौन सा प्रोटीन करता है? ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन करता है? ग्लोबिन प्रोटीन। अब थोड़ी सी इक्वेशन में थोड़ा सा और आपको कन्फ्यूज़न कब होगा कि जब आपकी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुई थी। आपने हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले कितना गया था? 4%। कार्बन डाइऑक्साइड में कितना चेंज हुआ था? 3.96%। जब ये वापस फेफड़ों में आया तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से क्या चला जाता है? बाहर। लेकिन ध्यान रखना ये जो 3.96% पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड है, जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये पूरी बाहर नहीं जाती है। इसकी कुछ मात्रा, इस कार्बन डाइऑक्साइड की कुछ मात्रा हमारे बॉडी में बच जाती है। तो एक चीज़ बताओ, जब ये पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड जब आप सांस छोड़ते हैं तो बाहर नहीं जाती, आपके बॉडी में कुछ मात्रा में बनी रहती है, तो ये करती क्या है हमारे शरीर में? तो आप बताना कि जो CO2 होता है ये हमारे बॉडी में उपस्थित जल के साथ क्रिया करके H2CO3 बना लेती है, जिसको बोला जाता है कार्बोनिक एसिड। क्या बोला जाता है? कार्बोनिक एसिड। और यही वो कार्बोनिक अम्ल है, इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं? कार्बोनिक अम्ल। और यही वो कार्बोनिक अम्ल है जब आप खाना खाते वक्त आप डकार लेते हो ना, तो डकार के साथ शरीर से बाहर एक्सपेल्ड आउट होता है, यानी कि निकलता है। क्लियर है? इसका दूसरा उपयोग कहाँ होता है? तो जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है ना, जब आप उसका ढक्कन ओपन करते हो तो जो गैस निकलती है वो गैस कौन सी होती है? कार्बोनिक अम्ल होता है। क्लियर हुआ? लेकिन ऑप्शन में वो कार्बोनिक ना देके ना कार्बन डाइऑक्साइड देता है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, पेप्सी वगैरह होता है, कोको कोला हो गया, इन सब में जो यूज़ होने वाली गैस कौन सी होती है? CO2। लेकिन एक्चुअल में ये CO2 जल के साथ क्रिया करके बनाता क्या है? कार्बोनिक अम्ल। क्लियर है यहाँ तक? अब फिर ध्यान से सोचना, किसी भी कोल्ड ड्रिंक्स का कलर चेंज हो सकता है, टेस्ट भी चेंज हो सकता है, लेकिन उनके अंदर उपस्थित ये अम्ल यानी कि एसिड अलग नहीं हो सकता। जितने भी ब्रांड की पेप्सी होती हैं या कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, सब में क्या यूज़ होता है? कार्बोनिक अम्ल। क्लियर है यहाँ तक? फिर आ जाओ एक बार कि कितने यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। देखो यहाँ से जो क्वेश्चन होता है कि अगर आपसे पूछे कि रिस्पायरेशन होता क्या है, तो आपको बोलना है रिस्पायरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, जिससे हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट का ऑक्सीडेशन हो सके और आपको एनर्जी मिले। उस एनर्जी से आपकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस हो पाएगा। देन सेकंड क्वेश्चन है कि केवल ऑक्सीजन को लेना क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन यानी कि निःश्वसन। कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना क्या कहलाता है? एक्सपायरेशन यानी कि निःश्वसन। ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना क्या कहलाता है? तो आप बताओगे कि इसको बोला जाता है ब्रीथिंग। क्या बोला जाता है? ब्रीथिंग। क्लियर है इतनी चीज़? फिर आऊँ, हमारे ब्लड को शुद्ध करने का काम, प्योर करने का काम हमारे फेफड़े करते हैं। फेफड़ों में भी कौन करता है? एल्विलाई यानी कि कूपिकाएँ करती हैं। इसीलिए कूपिकाओं को इन फेफड़ों की इकाई भी कहा जाता है, यानी यूनिट ऑफ लंग्स अगर कोई बोलेगा तो किसको बोलते हैं हम लोग? कूपिकाओं को। ठीक है, फिर आ जाओ, हमारा जो हार्ट इस टूटे हुए भाग में, जो लेफ्ट वाला फेफड़ा अभी मैंने बताया था ना कि कुछ टूटा हुआ नजर आता है, इस टूटे हुए भाग को क्या बोला जाता है? कार्डियल नोच। क्या बोला जाता है? कार्डियल नोच। हमारा हार्ट किस साइड झुका होता है? लेफ्ट के साइड। हमारे ब्लड को प्योर से इम्प्योर करने का काम कौन करेगा? बॉडी की सेल यानी बॉडी की कोशिकाएं करती हैं। क्लियर हुआ? फिर आगे आ जाओ कि चक्र के बारे में। अब मैंने आपको बोला था कि हमारे रिस्पायरेशन के दौरान 3 चक्र कंप्लीट होंगे। पहला कौन सा चक्र आपने बोला था? ग्लाइकोलाइसिस चक्र यानी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल, है ना। दूसरा मैंने बोला था आपको क्रेब्स चक्र। क्या बोला था? क्रेब्स चक्र यानी कि क्रेब्स साइकिल। ठीक है। और जो तीसरा था
इस तीसरे को मैंने नाम दिया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ना, हिंदी में बोला जाता है इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला है ना। क्रेब्स चक्र को क्रेब्स चक्र ही, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल को ग्लाइकोलाइसिस चक्र। इधर इन तीनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा बस डिफरेंस। इस ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में जो ग्लूकोज होता है ना C6H12 और O6, ये कितने कार्बन वाला होता है, आप बोलोगे 6 कार्बन वाला। इसमें कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6। ये किस में टूटता है, तो आप बोलोगे पायरुवेट्स में। किस में टूटता है, पायरुवेट्स में। और पायरुवेट्स आगे चल के किस में टूट जाता है, अब बोलोगे पायरुविक अम्ल में, यानी पायरुविक एसिड में। ठीक है, लेकिन इधर कार्बन वाले कितने थे, 6। यहाँ कार्बन के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, इधर कार्बन के होते हैं 2 मॉलिक्यूल। यानी ग्लाइकोलाइसिस साइकिल क्या होती है, तो आप बोलोगे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में ग्लूकोज जो 6 कार्बन वाला था ये टूटता है आपका किस में, पायरुविक एसिड के 2 कार्बन के अणुओं में टूटना ही क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। इधर केवल ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड में। ग्लूकोज कितने कार्बन वाला था, 6 कार्बन वाला। लेकिन जो हमारा पायरुविक एसिड होता है ये कितने कार्बन वाला होता है, 2 कार्बन वाला होता है। फिर आ जाते हैं कि ये क्रेब्स साइकिल क्या है। तो आप क्रेब्स साइकिल के बारे में बताओगे कि जो ये पायरुविक एसिड बना था, पायरुविक एसिड कितने कार्बन वाला बना था, 2 कार्बन वाला। ये पायरुविक एसिड आगे चल के कन्वर्ट होता है आयंस में। किसमें, आयंस में। या इन्हीं को ही हम बोलते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल, एनर्जी के कण, ऊर्जा कण। इनको क्या बोला जाता है, एनर्जी मॉलिक्यूल्स या ATP। क्या बोलते हैं, ATP। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ग्लाइकोलाइसिस साइकिल क्या है, तो आप बताओगे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में ग्लूकोज के 6 कार्बन वाला अणु आगे चल के पायरुविक एसिड के 2 कार्बन वाले अणुओं में ब्रेक डाउन होता है। क्रेब्स साइकिल क्या होती है, तो इसमें आप बताओगे पायरुविक एसिड आगे 2 कार्बन वाला जो पायरुविक एसिड था आगे चल के किस में चेंज होता है, आयन से, यानी कि ATP में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम क्या होता है कि ये जो बने हुए ATP या आयंस या ऊर्जा कण होते हैं, जो एनर्जी मैंने लिखा है ना, एनर्जी मॉलिक्यूल, इसको बोला जाता है ऊर्जा कण। जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स इधर बनते हैं उनको पूरे बॉडी पार्ट्स में भेजने का काम, यानी बॉडी पार्ट्स में भेजने का काम किसका होता है, इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला का। क्लियर है। चलो यहाँ तक आपका क्या रेस्पिरेशन पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। 5 मिनट और है आपका। कैसा है आप बताओगे कि मैंने बोला था कि इसमें एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, बाह्य श्वसन क्या होता है। तो आप बताओगे कि इधर से गैसों का मिश्रण जब इधर से इस वाले अंग तक पहुंचता है, यानी फेफड़ों में जाने से पहले पहले जिस ऑर्गन से आपका गुजरता है उसको बोला जाता है बाह्य श्वसन। दूसरा बोला जाता है आंतरिक श्वसन। तो आप बताओगे आंतरिक श्वसन वो प्रक्रिया है जहाँ पर आपका बाह्य श्वसन खत्म होता है, वहाँ से जो गैसें जिस भी अंग तक फाइनली जाती हैं और वहाँ से वापस लौटती हैं जिस भी अंग तक, उनको बोला जाता है आंतरिक श्वसन। तीसरा होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, यानी गैसों का आदान प्रदान या परिवहन। तो आप बताओगे इधर से ऑक्सीजन को आना, पूरे के पूरे इस फेफड़ों में अंदर जाके कूपिकाओं में जाना, कूपिकाओं से सेल में जाना। तो सेल तक कौन पहुंची थी, ऑक्सीजन। और सेल में बनी क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जिस रास्ते से ऑक्सीजन आई थी उसी रास्ते से बाहर तक जाना ही क्या कहलाता है, गैसों का परिवहन। और नंबर 4 होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन, यानी कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन का मतलब होता है कि सेल में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है और सेल में आपके जितने भी किलो कैलोरी बन रही थी, ये किलो कैलोरी किस में चेंज होती है, जूल में। क्योंकि जब तक आपकी किलो कैलोरी वाली ऊर्जा जूल में चेंज नहीं होगी आपके उपयोग की नहीं है। इसीलिए जितना खाया जाता है उतना काम करना चाहिए, और काम करने से आपकी किलो कैलोरी की ऊर्जा किस में बर्न होती है, तो आप बोलोगे कि जूल में। और इस सारी की सारी प्रोसेस होती है आपकी कोशिका में, इसीलिए उसको बोला जाता है कोशिकीय श्वसन। ये सारी चीज़ें जब कंप्लीट होती हैं तब हम फाइनली बोलते हैं कि हमारा श्वसन प्रक्रिया कंप्लीट हुई। ठीक है, ओके, थैंक यू।